दूसरा विश्व युद्ध इतिहास का सबसे खौफनाक संघर्ष। एक ओर था हिटलर का नाज़ी जर्मनी और दूसरी ओर थे एलाइड नेशंस यानी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई और। आसमान में गूंजते बम वर्षक, जमीन पर रौंदते टैंक और लाखों सैनिकों की टकराहट। लेकिन इस कहानी का असली मंच है जर्मनी के अंदर बना एक ऐसा कैंप जिसे नाज़ी कहते थे स्टेलाग लुफ्ट 3। युद्ध का पृष्ठभूमि 1940 के दशक की शुरुआत। जर्मनी की लुफ्टवाफे यानी एयरफोर्स लगातार ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमले कर रही थी। कई ब्रिटिश और अमेरिकी पायलट दुश्मन के इलाके में मिशन पर जाते, लेकिन कई बार उनके विमान मार गिराए जाते और जब ऐसा होता तो वो सीधे नाज़ियों की कैद में पहुंच जाते। हजारों एयरमैन, पायलट और नेविगेटर पकड़े गए। नाज़ियों के लिए ये आम कैदी नहीं थे, ये थे विशेष कैदी, हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स, और उनके लिए बना था एक बेहद सुरक्षित कैंप, स्टेलाग लुफ्ट 3। स्टेलाग लुफ्ट 3 का परिचय। स्टेलाग लुफ्ट 3 जर्मनी के लोअर सिलीशिया रीजन यानी आज के पोलैंड के सैगन टाउन के पास बनाया गया था। करीब 60 एकड़ में फैला ये कैंप चारों तरफ से ऊंची कंटीही तारों से घिरा था। हर कोने पर गार्ड टावर बने थे जिनमें मशीन गनों से लैस जर्मन सिपाही चौकसी करते। कैंप के अंदर बने थे लकड़ी के बैरक, हट्स। हर बैरक में 200 से 300 कैदियों को ठोसा जाता। जाड़ों में हड्डी गला देने वाली ठंड, गर्मियों में झुलसाती गर्मी और ऊपर से राशन की कमी। यहाँ जीवन कैसा था? हर कदम पर पहरा, हर हरकत पर नजर। भागने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जर्मनों ने इस कैंप को एस्केप प्रूफ बताया था। पहला अनुभव। कई कैदियों को जब पहली बार स्टेलाग लुफ्ट 3 लाया गया, उनके चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और मन में डर था। लेकिन कुछ के दिल में एक और चीज थी, आजादी की आग। एक ब्रिटिश पायलट कैंप में उतरते ही फुसफुसाया, "They think this place is escape proof. Let's prove them wrong." जीवन की कठिनाइयां। कैंप में रोज का रूटीन तय था। सुबह गिनती, दिन भर काम या बंदी जीवन, शाम को फिर से गिनती। खाने में पतली सूप, काले आलू, कभी कभी सूखी रोटी। कपड़े पुराने, ठंड में हीटर अक्सर बंद। फिर भी कैदी अपनी हिम्मत बनाए रखते। किसी ने वायलिन बना लिया, कोई पेंटिंग करता, कोई किताबें पढ़ता, लेकिन भीतर भीतर हर कोई भागने के मौके की तलाश में था। रॉजर बशल, बिग एक्स। इसी कैंप में आया एक नाम जो आगे चलकर इतिहास रचेगा, स्क्वाड्रन लीडर रॉजर बशल। लंबा, दबंग, तेज आंखों वाला इंसान। आरएएफ यानी रॉयल एयरफोर्स का करिश्माई पायलट, जिसे उसके साथी प्यार से बुलाते थे बिग एक्स। बशल पहले भी 2 बार जर्मन कैंप से भाग चुका था, लेकिन दोनों बार फिर पकड़ा गया। अब स्टेलाग लुफ्ट खी में लाकर बंद किया गया, पर उसने ठान लिया था, अगर यहां से भागना है तो अकेले नहीं, सैकड़ों साथियों के साथ, ताकि नाज़ियों की नींव हिल जाए। योजना का बीज। 1943 की गर्मियों में बशल ने गुपचुप अपने भरोसेमंद साथियों को बुलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, "दोस्तों, अब और नहीं। हम इंतजार करते रहे, सपने देखते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम हकीकत बदलें। मैं चाहता हूं हम यहां से 200 आदमी निकालें, हाँ 200, ताकि नाज़ियों को समझ आ जाए कि हम सिर्फ कैदी नहीं, हम जंग के असली सिपाही हैं।" सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा ये पागलपन है, लेकिन किसी ने सोचा यही असली हिम्मत है। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे साहसी और सबसे खतरनाक ग्रेट एस्केप। जब कोई इंसान दीवारों के भीतर होता है तो उसकी सबसे बड़ी ताजगी होती है योजना देने वाली कल्पना। आज़ादी का ख्वाब तभी आकार लेता है जब उसे किसी ने शब्दों में बयान किया हो। स्टेलाग लुफ्ट 30 में वही कल्पना अब ठोस रूप लेने लगी थी। एक्स कमेटी संगठन बना। रॉजर बुशल ने धीरे धीरे एक छोटा समूह बनाया, एस्केप कमेटी एक्स। इस कमेटी का काम केवल योजना बनाना नहीं था, ये एक सूक्ष्म मशीन थी जिसमें प्रत्येक कैदी की ताकत का इस्तेमाल किसी विशेष रोल के लिए किया जाएगा। कमेटी की पहली बैठक में रॉजर ने कहा, "हम सिर्फ भागने का नहीं सोच रहे, हम व्यवस्था बनाएंगे, तकनीकी, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी।
हर काम का इंसान तय होगा, हर कदम की जवाबदेही तय होगी। और फिर भूमिकाएं बांट दी गईं। डिगर्स, सुरंग खोदने वाले, सबसे खतरनाक काम। स्प्लाइसर या इंजीनियर, सुरंग को सहेजने, वेंटिलेशन और रोशनी के सिस्टम बनाने वाले। पेपर और फॉर्जर टीम, पासपोर्ट, आईडी और पक्का दस्तावेज बनाने वाले। टेलर्स और कपड़ेबाज, सिविलियन कपड़े और वर्दी तैयार करने वाले। पेंगुइन्स, खोदी गई रेत को कैंप में फैलाने वाले। लॉजिस्टिक्स, टूल्स, लकड़ी और सामग्री चुराने और छिपाने वाले। सिग्नल टीम, बाहर से रस्सी हिलाकर सेफ सिग्नल देने की व्यवस्था संभालने वाले। नैरेटर, यह संगठन बिल्कुल एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा था, चुपके से पर सख्ती और अनुशासन के साथ। 3 टनल, टॉम, डिक और हैरी। एक बड़ी चुनौती थी। अगर सिर्फ एक सुरंग खोदी जाए और वो पकड़ी जाए तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म। इसलिए एक्स कमेटी ने फैसला किया, 3 सुरंग खोदनी हैं। टॉम, डिक, हैरी। प्रत्येक टनल का अलग उद्देश्य और एग्जिट पॉइंट रखा गया ताकि एक विफल होने पर बाकी काम करते रहें। टॉम हट नंबर 123 से शुरू वेस्ट साइड के जंगल में निकलेगा। डिक हट नंबर 122 के वॉशरूम से शुरू, टॉम का ऑल्टरनेटिव। हैरी हट नंबर 104 से नॉर्थ साइड फॉरेस्ट में निकलेगा और वही बाद में मुख्य टनल बनके तैयार हुआ। रॉजर धीमे स्वर में, 3 टनल इसलिए ताकि दुश्मन का ध्यान भ्रमित रहे। अगर एक पकड़ा भी गया तो वे समझें कि बाकी अपने आप खत्म हो गए, पर हमारा काम जारी रहेगा। टेक्निकल चैलेंज, जमीन और सेंसर। स्टालाग्लूट 30 को जानबूझकर उस जमीन पर बनवाया गया था जिसे कैदियों के लिए असहज बनाया जा सके। कुछ खास चुनौतियां थीं। जमीन रेतीली थी, खुदाई करते ही ऊपर की मिट्टी धंस जाती। कैंप कंक्रीट पिलर्स पर ऊंचा बनाया गया था, जिससे नीचे से सुरंग खोदने में कठिनाइयां थीं। जर्मनों ने जमीन में सेस्मिक सेंसर लगाए थे ताकि किसी प्रकार की खुदाई की हलचल ही तुरंत पकड़ ली जा सके। कैंप के चारों ओर डबल कंटीली तार और बीच में नो मैन्स लैंड था। कहीं भी बाहर निकलने का मौका बहुत छोटा। इंजीनियर टीम हसरत भरे स्वर में, हमें 9 फीट से नीचे जाना है, इतनी गहराई पर कि सेस्मिक सेंसर फेल हो जाएं। हमारी सुरंगें लगभग 30 फीट गहरी बननी चाहिए और लंबाई करीब 300 फीट, ताकि जंगल तक पहुंच सकें। संसाधन, चोरी और इनोवेशन। कठिनाइयां थीं, पर क्रिएटिविटी और धैर्य ने कसर पूरी कर दी। संसाधनों का जुगाड़ और इनोवेटिव प्रयोग आश्चर्यजनक था। आईसीआरसी पार्सल का इस्तेमाल। हर हफ्ते आईसीआरसी के पार्सल आते, जिसमें मिल्क पाउडर, स्पैम, कॉफ़ी, चॉकलेट और कभी-कभी कपड़े। इन पार्सल को कैदियों ने बुद्धि से उपयोग किया। मिल्क पाउडर की डिब्बियों का पाउडर वेंटिलेशन पाइप बनाने में इस्तेमाल किया गया ताकि टनल में हवा पहुंच सके। कपड़े और ब्लैंकेट्स सुरंग के आसपास की आवाज़ों को दबाने और छिपाने में। लकड़ी के बोट्स, हर बैरक के पलंग के नीचे लकड़ी की लगभग 20 बोट्स होती थीं। कैरियों ने महीनों में लगभग 4000 लकड़ी की बोट्स चुपके से निकाल लीं। बिस्तरों को केवल 8 बोट्स पर टिकाकर बाकी की बोट्स टनल के सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल की गईं, दीवारों को सुदृढ़ करने के लिए। ब्लैंकेट्स और कपड़े, लगभग 1700 ब्लैंकेट्स को छुपाकर सुरंग के छत और फर्श में नमी और आवाज सोखने के काम में लगाया गया। टूल्स और ट्रॉलीज, छोटे छोटे नाखून, चम्मच, नाखून और शवल्स चुराए गए। ट्रॉलीज और छोटी पटरियां सुरंग के अंदर बनाई गईं ताकि खुदी गई रेत ट्रॉली में भरकर बाहर ले जाई जा सके। नैरेटर, इन ट्रॉलीज ने टनल को रेलवे का रूप दे दिया। छोटे ट्रैक्स, लकड़ी की गाड़ियां और मेहनत की ट्रेन। सैंड डिस्पोजल, पेंगुइन्स की टीम। सबसे बड़ा सरदर्द, टनल की मिट्टी कहां फेंकी जाए। टनल की मिट्टी का रंग ऊपर की मिट्टी से अलग था और अगर कहीं ढेर कर दी जाती तो गार्ड को शक हो जाता। इसी का जवाब था पेंगुइन्स टीम। ये कैदी थे जो अपने लंबे पैंट के अंदर थैले छोड़कर दिन भर कैंप में टहलते और धीरे धीरे रेत बिखेर देते। बाथरूम के पास, पैरों के निशान में, वर्क एरियाज में वो रेत को अपने जूतों से ऐसे मिला देते कि जर्मन निगरानी में कोई फर्क ना समझ पाए। एक पेंगुइन हंसते हुए, लोग सोचते हैं मैं घर वापस जाऊंगा, पर असल में मैं घर लौटने से पहले थोड़ी सी मिट्टी यहाँ वहाँ फैला देता हूँ। वेंटिलेशन और रोशनी, जिंदगी का अर्थ। टनल में ऑक्सीजन की कमी सबसे जानलेवा थी।
इसका हल निकालने के लिए कैदियों ने मिल्क पाउडर और कैन से पाइप बनाए, जिन्हें आपस में जोड़कर एक हवा का सिस्टम खड़ा किया गया। एक छोटे हैंडपंप ने हवा को टनल के अंदर तक धकेला और यही व्यवस्था कई दीर्घ घंटों की खुदाई को संभव बनाती रही। रोशनी के लिए चोरी किए गए तार और बल्ब से डिम लाइट्स बनाई गईं, इतनी हल्की कि बाहर से कोई नोटिस न कर पाए, पर अंदर काम करने वाले के लिए पर्याप्त। इंजीनियर थके हुए मगर गर्व से। हमने वेंटिलेशन का टेस्ट किया और जब पहली बार ठंडी हवा अंदर आई तो हम सब शांति से रो पड़े। सुरक्षा और सीक्रेसी, धड़कन पर प्रतिबंध। सबसे जरूरी बात थी सीक्रेसी। लोगों को टनल के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। एक्स कमेटी ने कड़े नियम बनाए। टनल शब्द का प्रयोग मना, केवल कोड नेम इस्तेमाल होंगे, टॉम, डिक, हैरी। अगर किसी को शक हुआ तो उसे तुरंत हटाया जाता। हर रात टनल के एंट्री को चिमनी, स्टोव या किसी और सामान से ढक दिया जाता ताकि अचानक इंस्पेक्शन होने पर भी खोज ना हो। टनल पर काम करने वाले लोग बार बार बैरक के बाहर रूमीटे बनकर सामान्य बातें करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा हो, पर अंदर काम एक गुप्त क्रांति थी। चुनौतियां और हादसे। टॉम पकड़ा जाना। कई महीनों की मेहनत में सेटबैक्स भी आए। सितंबर 1943 में टॉम टनल पकड़ा गया और जर्मनों ने उसे डायनामाइट से उड़ा दिया। ये एक बड़ा झटका था, पर एक्स कमेटी ने हार नहीं मानी, बल्कि आगे की तैयारी और भी सख्त कर दी गई। उन्होंने टॉम का इस्तेमाल अब स्टोरेज टनल में बदल दिया ताकि दूर दूर तक गार्ड का ध्यान हटे और हैरी पर पूरा काम जारी रहे। रॉजर कठोर स्वर में, एक हार का मतलब हार नहीं, ये केवल दुश्मन को ये दिखाता है कि हम शांत नहीं बैठे, हम फिर बनाएंगे। हैरी आखिरी और निर्णायक टनल। हैरी की खुदाई सबसे मुश्किल थी, पर उसी में सबसे अधिक उम्मीद थी। हट नंबर 104 से इसका काम शुरू हुआ, सीख हट और आइसोलेशन सेल्स के नीचे से। हैरी को खासकर इसलिए चुना गया क्योंकि वहां की मिट्टी और उस क्षेत्र का नक्शा ऐसा था कि बाहर निकलते ही कैदी जंगल की ओर आसानी से जा सकते थे, नॉर्थ साइड की ओर। 14 मार्च 1944 तक हैरी पूरा किया गया, महीनों की रात दिन की मेहनत के बाद। हर चैम्बर, वेंटिलेशन पाइप, ट्रैक और ट्रॉली सब तैयार थे। फिर भी बुशेल और एक्स कमेटी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। सही रात का इंतजार जरूरी था। अंधेरा छाया हो, चांद ना हो और मौसम सहयोग करे। नैरेटर धीरे से। टनों मिट्टी, हजारों चोरी हुई लकड़ियां और अनगिनत छोटे छोटे जुगाड़। हैरी अब तैयार था, पर तैयारी का अर्थ ये नहीं कि जीत तय है। सबसे खतरनाक हिस्सा अभी आगे था, रात, अलार्म और भागने का क्षण। वो ग्रेट एस्केप की कहानी थी जिसने मानव इरादे की अद्वितीय शक्ति को दिखाया। टनल का खुलना और पहली रात का रोमांच। बैकग्राउंड धीमा, घड़ी की टिक टिक, दूर से आती ठंडी हवा की सीटी। नैरेटर गंभीर स्वर में। 24 मार्च 1944। ये वही दिन था जिसका इंतजार स्टालाग्लुफ्ट 3 के कैदियों ने महीनों से किया था। महीनों की खुदाई, हजारों चुराई गई लकड़ी की तख्तियां और लाखों बूंदे पसीने की। आज वो सब एक रात में कसौटी पर था। एक रात का चयन। दिन में आसमान में बादल थे, मौसम ठंडा और धुंधला, और सबसे अहम बात न्यू मून नाइट, यानी रात को अंधकार घना होगा। रॉजर बुशेल और एक्स कमेटी ने तय किया कि आज रात लगभग 200 कैदियों को हैरी टनल से बाहर भेजा जाएगा। बैरक 104 के भीतर हल्की रोशनी है, कैदी फुसफुसाते हुए, कपड़े और नकली दस्तावेज संभालते हुए। हर कैदी ने अपना अपना बैग, नकली पासपोर्ट और खाने पीने का छोटा सामान साथ लिया। कई लोगों ने खुद को सिविलियन जैसा दिखाने के लिए टेलर टीम द्वारा तैयार कपड़े पहने। किसी ने नकली रेल टिकट जेब में रखे, किसी ने नक्शे। 2 लिस्ट और क्रम। एस्केप कमेटी ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी। सबसे पहले वही लोग निकलेंगे जिनके पास भाषा का ज्ञान और लोकेशन की जानकारी थी, ताकि उनके बचने की संभावना ज्यादा रहे। बाकी कैदी बारी बारी से जाएंगे। बुशेल धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, कोई धक्का मुक्की नहीं, सब बारी बारी, अगर कोई पकड़ा गया तो पूरी मेहनत बर्बाद होगी। 3 हैरी टनल का खुलना। साउंड, लकड़ी की तख्ती खिसकने की आवाज, धीमा कर। बैरक 104 के फर्श से तख्ती हटाई गई। नीचे अंधेरे में एक छोटा सा छेद, वो ही था हैरी का मुंह। कैदी एक एक करके अंदर उतरने लगे। छोटे छोटे ट्रॉली पर बैठकर वो संकरी दम घोटू टनल से रेंगते।
ऊपर से लकड़ी के सपोर्ट दीवारों को संभाल रहे थे, सिर पर बल्ब की मंद रोशनी। हर किसी की सांसें भारी, मगर दिल उम्मीद से धड़क रहा था। नैरेटर: ये टनल लगभग 30 फीट गहरी और 336 फीट लंबी थी, अंदर से इतनी तंग कि एक वक्त में केवल एक ही इंसान रेंग सकता था। 4. पहला झटका: टनल का मुंह छोटा निकला। साउंड: किसी के पैर कीचड़ में धंसने की आवाज। जब पहला कैदी बाहर पहुंचा और टनल का एग्जिट खोला तो सभी दंग रह गए। टनल सीधा जंगल तक नहीं पहुंची थी, ये जंगल से करीब 10 फीट पहले ही खुल गई थी। इसका मतलब था कि जो भी बाहर निकलेगा उसे इन 10 फीट की खुली जमीन पार करनी होगी, और वो भी नाजियों के गार्ड टावर की सीधी नजर के नीचे। पहला कैदी फुसफुसाते हुए, गॉड, ये तो सीधा लाइन ऑफ फायर में है। बुशल ने फैसला किया, बाहर जाने वालों को रस्सी सिग्नल सिस्टम से चलाया जाएगा। बाहर एक कैदी झाड़ी में छिपकर टावर पर नजर रखेगा। अगर गार्ड दूसरी ओर देख रहा होगा तो रस्सी खींचेगा और तभी अगला कैदी निकलेगा। 5. बिजली गुल और देरी। रात करीब 10:30 बजे पहला कैदी टनल से बाहर निकला। धीरे धीरे बाकी भी निकलने लगे, पर अचानक कैंप में बिजली चली गई। अंदर अंधेरा हो गया। टनल में काम रुक गया। कई मिनट बर्बाद हुए। लाइट्स ठीक की गईं, पर इस देरी ने पूरे ऑपरेशन को धीमा कर दिया। नैरेटर: जहां हर मिनट कीमती था, वहां ये देरी जानलेवा साबित हो रही थी। सुबह होने से पहले जितने ज्यादा लोग निकल सकते थे उतने ही बचेंगे। 6. पहला ग्रुप बाहर। करीब आधी रात तक लगभग 30 कैदी बाहर पहुंच चुके थे। हर कोई अलग अलग दिशा में भागा, कोई ट्रेन स्टेशन की ओर, कोई जंगल में गहराई तक, कोई गांव की तरफ। विजुअल: कोई कैदी नकली पासपोर्ट दिखाकर ट्रेन में चढ़ता, कोई गली में छिपकर कपड़े बदलता, कोई साइकिल पकड़कर अंधेरे में गायब हो जाता। 7. अंदर का तनाव। बैरक के अंदर इंतजार कर रहे कैदियों के लिए हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। टनल संकरी थी, गर्म थी और हवा की कमी से दम घुटता था। लोगों के चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और उम्मीद साथ साथ थी। एक कैदी धीमी आवाज में, क्या हम सब निकल पाएंगे? दूसरा कैदी, बस प्रार्थना करो कि सुबह से पहले गिनती न हो। 8. 76 कैदी बाहर निकल चुके थे। सुबह करीब 4 बजे तक 76 कैदी हैरी टनल से बाहर निकल चुके थे, लेकिन अब आसमान हल्का नीला होने लगा था। सुबह की किरणें करीब थीं। 77वां कैदी जैसे ही बाहर निकला, गार्ड टावर से अचानक एक रोशनी पड़ी। साउंड: सर्च लाइट ऑन होने की आवाज, गार्ड की चिल्लाहट। गार्ड जर्मन में चिल्लाता हुआ, अलार्म अलार्म। 9. अलार्म। पूरे कैंप में सायरन बज उठा। साउंड: सायरन, गार्ड्स के बूट्स, मशीन गन कॉक करने की आवाज। गार्ड्स टावर से गोलियां चलाने लगे। जो कैदी भागे जा रहे थे वो झाड़ियों और पेड़ों में छिपने लगे। अंदर टनल में इंतजार कर रहे बाकी कैदी घबरा गए। बुशेल चिल्लाया, रुको, और कोई बाहर नहीं जाएगा। नैरेटर धीरे भारी स्वर में, 76 कैदी बाहर निकल चुके थे, लेकिन 200 का सपना अधूरा रह गया। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जर्मन गेस्टापो का पीछा और कैदियों की जान की बाजी। संगीत तेज होता है, ड्रम्स, हॉर्न्स, और फिर अचानक खामोशी।